हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। इस हिंदू हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदू एनालिसिस टुडे। तो गाइस लेट्स डिस्कस द सेम। देखो, एक ना टर्म आई हुई है इसमें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस लीडर फेस ईडी सर्चेस। तो हमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस लीडर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस टर्म को समझें कि व्हाट इज़ ईडी। देखो, इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ध्यान रखना, ईडी ना एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दिस इज़ दी मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसके लिए आपको याद रखना है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके साथ साथ तुम्हें याद रखना है कि ये किस लिए काम करती है, इसका काम क्या होता है। ये इन्वेस्टिगेशन करती है उन ऑफेंसेस की जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, या आपने किसी फॉरेन एक्सचेंज लॉज को जो वायलेट किया होता है तो ईडी उसमें काम करती है। ये ना फंक्शन किसके अंडर करती है, तो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये काम करती है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें ईडी से रिलेटेड पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ गाइस आई है, वक्फ बोर्ड मूव्स हाई कोर्ट अगेंस्ट सेंटर्स डिसीजन टू टेक ओवर 1 to 3 प्रॉपर्टीज़। देखो, वक्फ बोर्ड में ना आपको ये वाला टर्म समझना है कि वक्फ बोर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों है और वक्फ होता क्या है ना। तो हम ना टर्म्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो देखेंगे और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो समझेंगे। देखो, वक्फ तो वो होता है कि कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी प्रॉपर्टी जो ना आप किसी रिलीजियस या किसी गॉड, किसी ईश्वर, अल्लाह के नाम पे जब आप दे देते हो ना, तो उसको हम वक्फ कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अच्छा, दूसरा ना, ये वक्फ क्रिएट क्यों हुआ था, तो देखो ये बेसिकली क्रिएट हुआ था रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और अगर आप देखो तो इसमें ना पर्सन जो है वक्फ कैन नॉट टेक बैक द प्रॉपर्टी। जो भी अगर आपने वक्फ के लिए प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी तो आप वापस उसको नहीं ले सकते हो। क्या नॉन मुस्लिम भी वक्फ क्रिएट कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन इस्लामिक ऑब्जेक्टिव्स को प्रोफेस करने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्योंकि टर्म आई है वक्फ बोर्ड, तो याद रखना वक्फ बोर्ड का मतलब क्या होता है कि एक जुरिस्टिक पर्सन, कौन सा पर्सन, एक जुरिस्टिक पर्सन होना चाहिए। तो यानी कि ऐसा पर्सन जो जुरिस्टिक पर्सन हो, उसके पास पावर हो, जो कि एक्वायर कर सके, प्रॉपर्टी को होल्ड कर सके एंड टू ट्रांसफ़र एनी सच प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो बोर्ड है ये कैन स्यू एंड बी स्यूड इन अ कोर्ट एज इट इज़ रिकग्नाइज एज अ लीगल एंटिटी। इसको मिली है क्योंकि हमने क्या बोला, जुरिस्टिक पर्सन है ये। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड वक्फ बोर्ड। तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है। उसके बाद गाइज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि हरियाणा ना कमिटेड टू कंस्ट्रक्टिंग SYL कैनाल, गवर्नर टेल्स हाउस। ठीक है, तो SYL कैनाल क्या है, सतलुज यमुना कैनाल, ये लिंक है बेसिकली। तो ना हरियाणा गवर्नर ने ये बताया कि वो कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं ताकि जो स्टेट का शेयर है रिवर एंड ब्यास रिवर का, वो भी हम कर पाएँ। ठीक है, अब समझना ये है कि ये फोकल पॉइंट है, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट भी रहा है बिटवीन योर हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, तो SYL कैनाल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो SYL कैनाल के लिए याद रखना, ये ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, 214 किलोमीटर्स का ये लॉन्ग कैनाल है जो कि सतलुज यमुना को कनेक्ट करेगा। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो देखो, इसमें ना बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चला है, बहुत टाइम टू टाइम। देखो, इसका जो डिस्प्यूट था ना, वो जब पार्टीशन हुआ ना 947 में, इंडस बेसिन जो भी, क्योंकि कुछ पानी हमारा पाकिस्तान की तरफ गया, कुछ हमारा इंडिया की तरफ आया, तो इसमें बहुत ज़्यादा उसमें ही इश्यूज़ क्रिएट होने लग गए थे। और आपको पता ही है कि हमारा जो हरियाणा पंजाब है वो आप इसमें रीऑर्गनाइज जो हुए, अलग अलग जब हुए, तो 1966 में देखो ये स्टेट बना है हरियाणा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई पंजाब क्लेम करता था कि इंटायर क्वांटिटी बिलोंग हमें करती है, हरियाणा कहता था भाई हमें भी इसमें से पानी चाहिए। ठीक है, तो फिर ये बहुत लड़ाइयाँ हुई। उसके बाद फिर प्रपोज़ किया गया कि भाई एक सतलुज यमुना के लिंक कैनाल प्रपोज़ करा गया, फिर डिसीज़न लिया गया। इनके अपोजिशन एक ना पंजाब शिरोमणि अकाली दल जो पार्टी है उसने लिया कि भाई हम 1977 में की डिमांड की कि पानी का शेयर होना चाहिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें बहुत सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब गई, फाइलिंग हुई इसके अकॉर्डिंग कि भाई क्या करा जाए, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करा जाए। तो बहुत लड़ाइयाँ हुई, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पा रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1985 में ना राजीव गांधी होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी इस अपोजिशन लीडर के साथ मिलके वो प्रपोज़ करते हैं कि इस पर काम कैसे किया जाए। तब भी बहुत लड़ाइयों के बाद क्या हुआ, फाइनली जाके ये अब जाके ये इस पे बात चल रही है कि ये ऐसा किया जाएगा प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो एडिटोरियल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज से रिलेटेड है। और इसमें क्या दिया हुआ है, स्लो प्रोग्रेस टू क्रिएटिंग अ सेफ वर्क प्लेस फॉर वुमेन। देखो, इसको ना जो ऑथर हैं इसके RK विज सर हैं,
फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ छत्तीसगढ़। देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि ना रिसेंट ना सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं कि जितने भी जो इंडियाज़ के स्पोर्ट्स वुमेन हैं, रेसलिंग जो करती हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट्स को फेस करा। तो इसका मतलब यह है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है वो ठीक से फंक्शन नहीं करती है। और हमने देखा कैपिटल सिटी दिल्ली के अंदर भी कि इस तरह के केसेस हो रहे हैं। तो यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि विशाखा गाइडलाइंस को ना सिर्फ ऊपर से ले लिया गया है, ठीक से उसको ना समझा नहीं जा रहा और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करा जा रहा है। तो विशाखा गाइडलाइंस में यहाँ पर क्या दिया हुआ है गाइस? तो विशाखा गाइडलाइंस में ये बोला गया है कि फॉलोड ऑन रिपोर्टिंग हरासमेंट, ठीक है, एंड मेंट टू बी फॉलोड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इक्वली। विशाखा गाइडलाइंस में यही है ना कि कोई भी हरासमेंट आता है तो वो रिपोर्ट किया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। तो इस सेंसिटिविटी को लेकर यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर ने एक ओवरसाइट कमेटी बिठाई, जिसमें इसे लीड कौन करेगा, ध्यान रखना, इसको लीड करेगा एक लेडी ओलंपिक मेडल होल्डर टू इन्वेस्टिगेट ये सारे चार्जेस कि भाई कैसे कैसे हो रहा है। तो लेवल अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ऐसा केस है। तो अर्लियर ऐसा बोला जाता है कि 2021 में भी फरवरी के अंदर एक लीडिंग वुमेन जर्नलिस्ट थी, सेलिब्रेटेड हर विक्ट्री, not because कि वो accused person where Hazar sexually was convicted, but because she was acquitted of accusation of defamation that we have leveled against her by the accused। सोचो, उसको डिफेम कर दिया गया। मतलब अगर कोई अपना केस भी लेके जा रहा है तो वुमेन को ही डिफेम करना जा रहा है। ऐसी पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी। तो यानी कि ट्रुथ जो है उसको दबा दिया जा रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि ना सेक्सुअल हरासमेंट अंडर सेक्शन 354A वॉज इंसर्टेड इन द IPC के अंदर ये जब दिया। गाइस बहुत ध्यान से समझना, ये ना आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें भी लिखना होता है ये सारी चीज़ें। तो थ्रू ए स्पेशल ऑफेंस जो कि सेक्सुअल हरासमेंट का दिया हुआ है 2013 IPC के इंसर्ट करा गया था। तो जितने भी एलिगेशंस फॉल होते हैं अंडर सेक्शन 509, यानी कि अगर वुमेन की मोडेस्टी पे इंसल्ट हुआ है और विक्टिम चोज नॉट टू रिपोर्ट द मैटर इन पुलिस और कोई इंटरनल मैकेनिज्म भी नहीं है उसका रिड्रेस करने का, तो एज अ विशाखा गाइडलाइंस फ्रेम इसी लेके गई ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1997। बट क्या ये एम्प्लॉयर को कोई लिबर्टी नहीं दे रही हैं? तो कह रहे हैं ये भी हमारा एक तरह से वायलेट कर रहा है वुमेंस का फंडामेंटल राइट एट द वर्क प्लेस। अभी समझाएंगे, राइटर जो हैं, ऑथर जो हैं, समझाएंगे कि देखो जी स्ट्रक्चरल वायलेंस, और उस पर तरह के बता रहा है कि देखो जो वायलेंस है ना, जो सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है डायरेक्ट वे में, एक होती है स्ट्रक्चरल वे में। यानी कि इन्वायरमेंट कुछ ऐसा क्रिएट किया जाता है जिससे डायरेक्ट वायलेंस हो, ठीक है, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। डायरेक्ट में क्या होता है, पुअरली एड्रेस, बिल्कुल ही पुअरली एड्रेस की जाती है, क्योंकि बिकॉज इट एम्बेडेड डीप इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। वही मैंने आपको कहा ना, पेट्रियार्कल माइंडसेट है। तो बहुत ज़्यादा विजिबल है कि जो एम्प्लॉयमेंट इम्बैलेंस है ना बिटवीन मेन एंड वुमेन, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है ना, डिवाइडेड है। अब हमने क्या देखा है कि बहुत ज़्यादा मेन होते हैं वर्क प्लेस में, उनको ज़्यादा एम्पावरमेंट मिलता है ना, हम सब जानते हैं इस बारे में। तो कह रहा है कि ये जो है ना, ये जो रेशियो है ना वुमेन मेन की, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और करेज भी नहीं रह जाता है ना ग्रीवेंसेस को, क्योंकि पता ही है हमें ही डिफेमेशन मिलनी है, हमें ही बदनामी मिलनी है, तो फिर क्यों वुमेन जाके एड्रेस कराएगी, अपने सारे इश्यूज़ को रिपोर्ट करेगी। इवन पता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो था PLF, उसमें एक एनुअल रिपोर्ट आई, उसने बताया कि जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का इन द टोटल लेबर फोर्स वो ग्रीव होता जा रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। लेकिन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ भाई, 17.5 से अगर लेकर आप 25.1 तक बढ़ा, तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है कि जो वर्कर पॉपुलेशन रेशो है फ्रॉम 16.75 टू 2.42, यानी इट इज़ सच स्टिल मच लेस व्हेन कंपेयर टू द मैन। कह रहा है उसके अगर मैन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वो कम है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि दैट इज़ योर लेबर फोर्स सर्वे जो होता है ना आपका पार्टिसिपेशन रेट, इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ परसेंटेज कि आपका जो पर्सन है लेबर फोर्स पर अमंग दी पूरी पॉपुलेशन में वो कितना आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही WPR होता है, दैट इज़ वर्कर पॉपुलेशन रेशो। इसका मतलब क्या है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं अमंग द पर्सन इन पॉपुलेशन। उसके बाद ये कह रहा है कि ना क्या किया जाए, तो एब्सेंस है, इनेबलिंग सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता है ना, पोअर पार्टिसिपेशन वुमेन का है इन द लेबर फोर्स, बहुत वल्नरेबल है वुमेन, एक्सप्लॉयटेशन कौन उनका एम्प्लॉयर ही कर देता है उसको, क्योंकि धमकी दे देता है ना कि भाई जॉब कंटिन्यू करनी है तो मुझे तुझे ये करना पड़ेगा, अदरवाइज़ गो टू हेल, है ना।
तो वुमेन एज इक्वल इज, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इस तरह का माइंडसेट है ना मेन का वुमेन के लिए, वो ना बहुत गलत है। और इसको ना अगर हम चाहते हैं कि ठीक करें तो देखो अर्ली स्टेज ऑफ वुमेन, जो अर्ली स्टेज होती है ना किसी की भी चाइल्डहुड की, वहीं से ये माइंड मेकअप बनाना शुरू हो जाता है। तो यानी कि चाइल्डहुड पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि उनका माइंडसेट अच्छा रहे। तो इट वुड नॉट बी एन आउट ऑफ आवर कंटेक्स्ट टू मेंशन हेयर कि भाई जो थ्योरी है क्रिमिनोलॉजी की, फिर ये कह रहे हैं कि ना नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट, बहुत अच्छे से जानते होंगे साइक के जो स्टूडेंट होते हैं, साइकोलॉजी स्टूडेंट, कि कोई भी बंदा ना दो तरीके से बनता है, या तो अपने जीन्स के साथ और एनवायरनमेंट, दो तरीके से बनते हैं ना। हमारी जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी है वो दो तरह से बनती है, एक हमारा नेचर, एक हमारा नर्चर, यानी कि हमारा अपना जीन्स जो थे वो और हमारा इन्वायरमेंट जो था। उसके बाद ना हमें शुभ बचपन से ही सिखाया जाए कि भाई फैमिली में, स्कूलिंग के टाइम पर ही, कि पेरेंट्स अब रिस्पेक्ट, अनलेस बोथ पेरेंट रिस्पेक्ट ईच अदर, ट्रीट देयर गर्ल एंड बॉय चाइल्ड ऑन पार विद रिस्पेक्ट। तो ये ना बचपन से फैमिलीज़ और स्कूल्स में ही शुरू कराना पड़ेगा। फिर ना ये जिम्मेदारी होती है किसी भी एम्प्लॉयर की कि वो एक सेफ़ इन्वायरमेंट, सेफ वर्क इन्वायरमेंट दे पाए। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि देखो एक एक्ट भी था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, जिसमें क्या बोला गया था कि एक्यूज आइदर रिसॉर्ट टू मल्टीपल अटेम्प्ट्स एट लिटिगेशन टू स्टॉल द ड्यू प्रोसेस, है ना। कई बार हम ऐसा देखा गया ना कि भाई वो केस को ही बंद कराने की कोशिश करते हैं अलग तरीके से। सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन द एक्यूज हिमसेल्फ एज हेड ऑफ अफेयर्स एज एग्जाम्पल्स। अब तो जब इस तरह से किया जाता है तो दबाई दिया जाता है। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि हम ना वर्क प्लेस इन्वायरमेंट वुमेन के लिए सेफ़ रखें। और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हम ये कर सकते हैं कि वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हो, और अवेयरनेस क्रिएट करें सबको, वुमेंस के अंदर, वुमेन को भी, कि भाई लॉ एंड प्रोसीजर, ग्रीवेंस रिड्रेसल के तरीके क्या हैं। मीडियम टर्म, देखो इसमें शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गोल्स भी दिए हुए हैं। मीडियम टर्म गोल्स में ये दे रखा है कि हमें फीमेल पार्टिसिपेशन को लेबर फोर्स में इन्हांस करना है। ठीक है, टूथ टू टेल रेशो जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमने बात की ना अभी वर्कर पॉपुलेशन रेशो, या तो प्रोवाइडिंग इंसेंटिव जो ड्रॉप आउट कर देती हैं, पैटर्निटी जो भी आपका मैटर्निटी लीव के पेड होती हैं उसमें। हाउ इन द लॉन्ग रन हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमें ना एड्रेस करना होगा टू डीप रूटेड स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल वायलेंस जो वुमेन पे होती आई है, उसको हमें करना है, हमें माइंडसेट चेंज करने हैं। तो अनलेस सोसाइटी अगर तक पूरी तरह से मिल के काम नहीं करेगी तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो दिस इज़ अबाउट दिस योर एडिटोरियल। द नेक्स्ट एडिटोरियल गाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। इट माइट बी आस्क इन द एसे डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द डेमोक्रेटाइजेशन दैट इज़ मोर ऑफ फैलेसी। ठीक है, यानी कि सिर्फ जो डेमोक्रेसी है वो ऊपर ऊपर से दिखती है और सब छलावा है। कैसे छलावा है, देखो मोस्ट पीपल आर अदर पीपल, है ना। तो अब जो हमारे थॉट्स हैं वो समवन एल्स ओपिनियन से, है ना, मिमिक्री करते हैं ना एक तरह से। तो ये कह रहा है जो ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना वो सिर्फ ना डेमोक्रेटाइज होने का दावा करते हैं, लेकिन जो उनका सेल्फ एक्सप्रेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कैसे होता जा रहा है, इसमें ऑथर ये कहना चाह रही है, दिस इज़ नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये कह रहे हैं कि इवन एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत सारी वॉइसेस देते हैं ना। आपके ट्विटर अकाउंट्स हैं, आपके यूट्यूब अकाउंट्स हैं, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, आपके व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं, आप स्नैपचैट पे, बहुत सारे हमारे पास आज की डेट में प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ अपनी वॉइसेस को हम क्रिएट कर सकते हैं पब्लिक स्फेयर में। लेकिन उसका आप देखते होंगे कि कुछ ना वर्ड लिमिट होती है कि इतना ही आप लिख सकते हो, है ना। तो जो ये कम लिखने का है, यानी कि आप अपने आप को पूरी तरह से सेल्फ एक्सप्रेस कहाँ कर पा रहे हो। तो यहाँ पर वही कहना जा रहा है कि भाई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो ना कुछ ऐसा सर्कमवेंशन कर रहे हैं, लीडर अथॉरिटेरियन गेट कीपिंग कर रहे हैं, जिससे कि ना न्यू वॉइसेस जो पब्लिक स्फेयर में वो उस तरह से ही जाएँ, इतनी कम ही जाएँ, ज़्यादा ना एक्सप्रेस ना कर पाएँ। तो यहाँ पे ना एम्ब्रिजमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म के बारे में कह रहे हैं कि भाई जो सेल्फ एक्सप्रेशंस हैं वो धीरे धीरे ना उसमें ब्रीविटी एंड होमोजेनिटी आ रही है। नाउ अंडरस्टैंड द टर्म ब्रीविटी एंड होमोजेनिटी। देखो हम ना क्या करते हैं, ट्विटर पे जैसे जाके हमें कोई चीज़ अच्छी लगी थी या हमें हमारे मतलब की लगती तो हम इसको रीट्वीट कर देते हैं, है ना। मतलब क्या कर रहे हैं, दूसरे की चीज़ को भेजे हुए होमोजेनिटी क्रिएट कर रहे हैं, एक जैसी चीज़ को हम आपस में शेयर कर रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड द टर्म ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब क्या होता है गाइस, बहुत ही क्विक और बहुत शॉर्ट लिखने को कहते हैं ब्रीविटी। ठीक है, तो ब्रीविटी का मतलब क्या होता है, शॉर्टनेस। तो अर्ली डेज़ में ऑनलाइन डिस्कोर्स वगैरह जब होते थे तो वो लॉन्ग टर्म टेक्स्ट होते थे। जब हम ब्लॉग्स वगैरह या मैसेज बोर्ड पे कुछ लिखते थे ना तो वो बड़े बड़े लॉन्ग टर्म टेक्स्ट होते थे। बाद में अभी आप देख ही रहे हो छोटा छोटा होता जाता है ना। अभी शॉर्ट्स देखते हो ना आप यूट्यूब पे, तो वो कितने कितने सेकंड्स के होने लग गए हैं अब, कि 60 सेकंड से ज़्यादा आप नहीं कुछ कर सकते।
तो अगेन सेल्फ एक्सप्रेशंस पर ब्रेक आ रहा है. तो इवन इफ द कंटेंट इटसेल्फ वाज नॉन सिनिकल, इट रिक्वायर्ड कॉन्शियस एंगेजमेंट सर्टेनली फ्रॉम द राइटर बट ऑल्सो फ्रॉम द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, है ना. रीडर भी तो जानना चाहता है और राइटर भी चाहते हैं, दोनों एक्सप्रेस करना चाहते हैं. फिर ये कह रहा है कि हम ना इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में इतना एडवेंट आ रहा है कि भाई लॉन्ग फॉर्म जो टेक्स्ट थे वो सीरीज़ ऑफ एब्रिजमेंट हो रहा है, यानी कि पोस्ट टू ट्वीट्स, रीट्वीट्स, लाइक, मीम्स, ये सारे के सारे हम क्या करते जाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. तो नाउ मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग्स जो है वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन इज़ हाउ लिटिल पीपल स्पीक. तो मतलब मोस्ट, इस आप पूरे समझ लो, इस पूरे एडिटोरियल का जो थीम है ना वो ये बताना चाह रहा है ऑथर कि किस तरह से ऑनलाइन कम्युनिकेशन में लोग अब कम बातचीत कर पाते हैं या अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेशन उनका कम होता है. और दूसरा होमोजेनाइजेशन का फैक्टर आ गया, ब्रीविटी आ गई है इस पूरे इसमें, मतलब उन्होंने यही समझा रखा है. ठीक है, तो सोशल मीडिया फोर्सेस ब्रीविटी, जो जो इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है गाइस वहाँ पे ध्यान रखना. ड्यू टू इट्स फॉर्मेट, है ना, लार्ज इकोसिस्टम जैसे मैंने आपको बताया ही. फिर टाइपोग्राफिकल एरर्स आ जाते हैं, पुअर ग्रामर्स, कंस्ट्रेंट होते हैं कि आप जितना लिखना चाहो उतना कम. एज आई हैव टोल्ड यू, यू हैव अ कंस्ट्रेंट ऑफ राइटिंग द मैसेजेस, है ना, कि 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, ये वाला. फिर हाउ इट नॉट जस्ट द स्ट्रक्चर बट ऑल्सो ये भी बात है कि इंसेंटिव, जैसे इंपॉर्टेंट इमर्जिंग जो डिस्कशंस होते हैं कि how the incentives of social media shape the discourse of privileging antagonists and arc and outrage over dialogue and reasons. मतलब ये सब बता रहा है कि किस तरह से ना आपके मैसेजेस को भी डिक्टेट किया जा रहा है. और वो दिखता है, कह रहा है इसकी वजह से ना एक क्रिएटर इकॉनमी भी इस्टेब्लिश हो रही है. कह रहा क्रिएटर इकॉनमी में क्या होता है, कह रहा देखो एक ऐसी एबिलिटी मीडिया की वो आपके एक्सप्रेशंस को अब्रिज कर दे, यानी कम कर दे. तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव यूजर स्टिकीनेस एंड एंगेजमेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स में ना कंपनसेट करा जा रहा है यूजर्स फॉर ओरिजिनल ऑडियो विजुअल कंटेंट भी नहीं होते. साइट जितने भी हैं आपके यूट्यूब की वो क्या करते हैं, अपना वीडियो चैनल्स बनाते हैं, शेयर एड रेवेन्यू. तो अब आप देखो ना कितना ख़राब हो गया. आप अभी मेरे चैनल को इतना नहीं देखोगे, लेकिन कोई वैसी चीज़ आ जाए, कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें हम देखते हैं ना यूट्यूब पे, हम कितना ज़्यादा उस पर मिलियंस पे व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, है ना. तो उनके पता चल रहा है मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो गए जी. तो ये एक जो है ना एक तरह से क्रिएटर इकॉनमी क्रिएट हो रही है. कह रहा देखो और क्या प्रॉब्लम आती है, तो कह रहा है कि विद द इमर्जेंस ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया चैट जीपीटी और डेली के फॉर्म में कि जो टेक्स्ट इमेजेस है ना वो उसका और ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि सेल्फ एक्सप्रेशंस और कम हो जाए. तो गाइस दिस इज़ अबाउट दिस एडिटोरियल. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. Now the next opinion based news is the problem with the data protection bill. Guys, already we have discussed some about the things in the data protection bill, the vision I guess of your मैगज़ीन, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हो. लेकिन आज जो इसमें प्रॉब्लम दी हुई है ना, प्रॉब्लम समझ लो कि डेटा प्रोटेक्शन जो बिल आया है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आरटीआई एक्ट का डाइल्यूट हो रहा है. कैसे हो रहा है, क्योंकि देखो आरटीआई का काम क्या होता है, एम्पावर्ड करना सिटीजन्स को, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी हो, अकाउंटेबल गवर्नमेंट करते है अपने आप को इस वजह से. तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ऐसे एक्सपीरियंस लिए गए हैं कि स्पेशली जो पुअर या मार्जिनलाइज्ड हैं आर टू हैव एनी होप ऑफ ऑब्टेनिंग द बेनिफिट ऑफ किसी वेलफेयर प्रोग्राम्स का, तो उसके बाद ना दे मस्ट हैव एक्सेस ना, उसके बाद होना चाहिए भी ग्रैनुलर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रेलिवेंट एक्सेस होना चाहिए. तो एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो उसमें क्या होता है कि आपको डिटेल डालनी होती है राशन कार्ड होल्डर्स की, राशन शॉप्स की, स्टॉक एंड कितना स्टॉक है, कितनी सेल है ना, पब्लिक डोमेन में आपको डालना होता है. अब पब्लिकली एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन अगर ये एब्सेंट हो जाए तो क्या होगा, बेनिफिशियरी उठा पाएगा इसका बेनिफिट, नहीं उठा पाएगा. तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ना बिल मस्ट बी पुट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिगरस प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन की ज़रूरत है और रीड्राफ्ट करने की ज़रूरत है. क्योंकि होता क्या है कि जो आरटीआई एक्ट है ना उसमें उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी होती है. तो आरटीआई एक्ट इंक्लूड्स अ प्रोविजन जिसमें कि प्रोटेक्ट की जा रही है प्रोविसी अंडर सेक्शन 8 का 1 का J, यानी कि इन ऑर्डर टू इन्वोक दिस सेक्शन टू डिनाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड हैज़ टू बी प्रूवन कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है पब्लिक एक्टिविटी से, पब्लिक इंटरेस्ट से, या हम प्राइवेसी को छीनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं लाइक दिस. तो फाइनली जो है आपका फर्दर आपका बोला जा रहा है कि अंडर द आरटीआई एक्ट एग्जाम्पशंस आर नॉट एब्सोल्यूट ऑल्सो, है ना. जैसे सेक्शन 8 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बोलता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन डिनाइड की जाएगी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स में शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन. आप किसी भी व्यक्ति को डिनाई नहीं कर सकते, गवर्नमेंट हैज़ इट इन इंटरप्रेटिंग दिस प्रोविजन, है ना. तो ये कह रहा है लेकिन सेवरल जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऐसी कुछ हो रही हैं दैट इज एप्लीकेबल ऑल एग्जाम्पशंस के बेस पर हो रही हैं. अब डीपीडीपी जो ये बिल है आपका विल सुटेबली अमेंडेड एंड हार्मोनाइज विद द प्रोविजंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरटीआई. तो एक ना एपी शाह कमेटी की रिपोर्ट थी कि प्राइवेसी एक्ट शुड क्लैरिफाई द पब्लिकेशंस ऑफ पब्लिक डेटा, कौन सा जाना चाहिए कौन सा नहीं जाना चाहिए, प्राइवेसी टर्म्स को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए.
फिर सेकंड ये कह रहा है कि बाय एम्पावरिंग द एग्जीक्यूटिव, ड्राफ्ट रूल्स और रेंज ऑफ आपके इश्यूज थे प्रपोज बिल में, वो डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये सारी बातें ना लिख कर आनी है आपको, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को पावर बढ़ जाएगी, ड्राफ्ट रूल में वो अपने हिसाब से लिखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे रहा है ये, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट का कंट्रोल पे कह रहा है देखो गवर्नमेंट एक बिगेस्ट डेटा रिपोजिटरी है, इम्पेरेटिव दैट ओवरसाइट बॉडी सेटअप अंडर द लॉ। तो बिल डज नॉट इंश्योर ऑटोनॉमी ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, बल्कि इंस्टीट्यूशंस को रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है कि वो प्रोविजंस ऑफ द लॉ को इन्फोर्स करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारा कुछ वही तो स्ट्रेंथन कर रही है, तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है कि वो डिटरमिन करेगा कि स्ट्रेंथन कॉम्पोजिशन बोर्ड की कैसी होगी, कौन सिलेक्शन में आएगा, कौन सा चेयरपर्सन को हटाना है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव सारा रिस्पॉन्सिबल होगा वो चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो फाइनली बिल स्टिपुलेट्स दैट डेटा प्रोटेक्शन बिल शेल बी डिजिटल बाय डिज़ाइन, ठीक है, लेकिन रिसीट एंड डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट। और एज पर द लेटेस्ट NFHS अगर आप देखें 30% वुमेन ऑफ इंडिया इवन एवर यूज़, मतलब 33% वुमेन ने तो आज तक इंटरनेट इंडिया में यूज़ ही नहीं किया। तो DPDP जो बिल है आपका देयरफॉर इफेक्टिवली फेल्स मिलियन ऑफ पीपल, क्योंकि उनको मीनिंगफुल एक्सेस मिलेगा ही नहीं। तो दिस इज़ अबाउट दिस गाइस न्यूज़। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। इसमें ना लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म ऑटिज्म डिसऑर्डर क्या होता है। देखो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हम सभी जानते हैं, और इसमें क्या होता है आपका एक ना हेल्दी गट माइक्रोबियूम होता है। इज़ नॉट अ पेनिसिया बट इट मे बी हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेल्दी गट माइक्रोबियूम से क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। अब ये डिसऑर्डर में क्या होता है, लॉजिकल मैंने आपको बताया ही है, उसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि देखो अकॉर्डिंग टू WHO ASD अफेक्ट ना 1 in 100 चिल्ड्रन ये अफेक्ट कर रहा है। मतलब है यार बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जानने का हो गया कि इसको ठीक करना है। तो चिल्ड्रन जो भी इस तरह के होते हैं उसको एक तो ना सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत आएगी, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम आएगी, रिस्ट्रिक्टिव रहेगा, रिपीटेटिव बिहेवियर उनका अच्छा नहीं डिस्प्ले हो पाएगा, कॉग्निटिव एबिलिटी पे बड़ा ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है। एक व्यक्ति ना अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं जी पाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये सारी की सारी ना इसमें प्रॉब्लम रिलेटेड होती है। ध्यान रखना गट माइक्रोबियोम बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट करता है किसी भी इंसान के इम्यून मॉड्यूलेशन में और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। इतना जानना ज़रूरी था इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट ना गाइस इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कैन वी यूज़ मून डस्ट टू स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो यार इन्वायरमेंट सेक्शन का इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखना GS3 पार्ट है ना, तो हमें तो ध्यान रखना है कि ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ही जाती है ना कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ आया है। तो ना यहाँ पर ना क्या किया जा रहा है, ये समरलेस ईयर है ना, एक इरप्शन हुआ था गाइस माउंट टेम्बोरा में 1816 में, उसमें एक इंस्पायर होकर एक नॉवल भी लिखा गया था। और वहीं पे ना पावरफुल वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से कैसे स्प्यू होता है आपका सल्फेट और दूसरे एरोसॉल्स इन द एटमॉस्फेयर जो कि कूल करते हैं एयर को। और इसी फैक्ट्स को लेके गए क्योंकि बहुत लोग मोटिवेटेड हुए कि यार ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिफिशली ग्लोबल वार्मिंग को स्लो कर पाएँ, ठीक है। और इसके बाद ना अभी रिसेंटली बहुत बज़ हुई मीडिया में क्योंकि एक जर्नल छपा PLOS क्लाइमेट के ऊपर February 8 में। तो रिसर्चर्स ने जो US के थे उन्होंने प्रपोज करा कि बिलियन ऑफ टन्स ऑफ जो डस्ट है अगर हम मून पे लॉन्च कर देते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर अर्थ एंड सन अपने ग्रेविटेशनल फील्ड को कैंसिल करते हैं, तो अगर ये डस्ट को हम वहाँ पार्क आउट कर देंगे और शेडो कर देंगे अर्थ पर और सनलाइट को डिम कर देंगे तो कार्बन इमिशन जो है वो ऑफसेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ना देखो जो एरोसॉल्स है ना स्ट्रेटोस्फेयर के, स्पेशली जो रेडिएशन स्कैटरिंग वंस है, मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पर ना ये कोशिश की जा रही है कि सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट कर दिया जाए ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर पाएँ। अब देखो इसका जो इफेक्ट है ना यहाँ पर ये कह रहा है कि 1816 इरप्शन में ना क्या हुआ था कि जो कूल समर सेंट क्रॉप सील्डिंग जो हमारा करने का था उससे ना डिजीज़ एंड स्टारवेशन बहुत ज़्यादा आ गया। तो कह रहा है कि कहीं ना हमारा आर्टिफिशियल करने का जो ये तरीका है, मतलब जो हम कह रहे हैं सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट करेंगे हम स्ट्रेटोस्फेयर को अपनी, यहाँ पे कोशिश क्या की जा रही है कि स्ट्रेटोस्फेयर में एरोसॉल्स को स्प्रे करते हैं अगर हम, स्पेशली जो हमारा रेडिएटिंग स्कैटरिंग वजह से सल्फेट्स को अगर कर देते हैं तो उससे ना कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो सकता है ऐसे। लेकिन इसके ना कॉन्सिक्वेंसेस गाइस बहुत ही अननेचुरल भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम कंट्री अगर ये कंडक्ट करे एक्सपेरिमेंट तो ये हो सकता है किसी दूसरे कंट्री के रेनफॉल को इफेक्ट कर दे, है ना, अफेक्ट कर सकती है। लॉस एंड डैमेज कॉन्सेप्ट क्या फिर करोगे इसमें, हालांकि वो आया है UNFCCC के अंदर, आपने पता है लॉस एंड डैमेज का, बट यूनिवर्सिटी के जितनी भी हैं वो सारी की सारी इस पर बात कर रही है। लेकिन मेजर यहाँ पर प्रॉब्लम ये कह रहा है कि एरोसॉल लोडिंग अप्रोच इज दैट देयर विल बी रीबाउंड इफेक्ट भी पड़ सकता है। अगर आप स्प्रे स्टॉप कर दो, एरोसॉल कर दो, कम बंद कर दो तो क्या होगा उसके बाद, तो उसके सोल्यूशंस मिल जाएँ देखो मे बी। तो ये अभी एक न्यूज़ में था तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। उसके बाद ध्यान रखना यार इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया फर्स्ट हो गया है किस चीज़ में, हम ना रिस्पॉन्स करते हैं, हम बहुत अच्छी सॉफ्ट पास का इस्तेमाल करते हैं, हम एक अच्छा देश हैं,
हम सबकी केयर करते हैं। तो ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स हम हमेशा हथियार रहते हैं। ऑपरेशन दोस्त याद रखना, हमने टर्की में लॉन्च किया यार, वहाँ पे इतना ज़बरदस्त तुमने देखा ही अभी कि 7.9 हेक्टर्स का वहाँ रिक्टर स्केल में भी अर्थक्वेक आया था। तो टर्की विच इज़ हमने यहाँ पर फुली इक्विप्ड फील्ड हॉस्पिटल्स को रखा, हमने 4000 पेशेंट्स को ट्रीट करा है ना, और ये सब किया। तो हम ऑपरेशन दोस्त पे ना गाइस मेरी एक शॉर्ट भी हुई है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें इंडिया एंड इटली आयर डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है, तो मिलोनी का विजिट भी है, तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। इसके अलावा गाइस एक चीज़ ध्यान रखना, सेंटर में नोटिफाई एमिशन ट्रेडिंग स्कीम बाय जून। एमिशन ट्रेडिंग स्कीम समझते हो क्या होती है? एमिशन ट्रेडिंग स्कीम का मतलब होता है कि ना एमिशन जब आप कम कर देते हो तो उस पर आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है, या तो उसको बेच दो तो आपको पैसे मिल जाएंगे, है ना। तो वही क्रेडिट सर्टिफिकेट्स की यहाँ बात हो रही है मेन। और यहाँ ध्यान रखना, सिंस 2015 में ना जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी थी, उन्होंने एक और प्रोग्राम ऐसा ही किया था, उसको पैट कहते हैं, ठीक है, पैट कहते हैं। और पैट का मतलब क्या है? परफॉर्म अचीव ट्रेड, ठीक है। स्कीम थी जिसमें कि 1708 इंडस्ट्रीज़ ने 13 सेक्टर्स पे इसको लगाया था, तो लाइक दिस। तो आपको पैट पता होना चाहिए था। सो गाइस वी हैव कंप्लीटेड द न्यूज़, सो थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल।